नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं कविता थपलियाल। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। सस्ता हो सकता है होम लोन और ऑटो लोन। आरबीआई ने की दरों में 4.25% की कटौती। रिवर्स रेपो भी बढ़ाया। घटेगी आपकी ईएमआई, लेकिन बाजार को नहीं पसंद आया राजन का मनी मंत्र। सेंसेक्स 516 पॉइंट टूटा। 2 महीने में सबसे बड़ी गिरावट। पनामा लीक्स की दूसरी किश्त जारी। गौतम थापर, गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी समेत कई बड़े नाम शामिल। अमिताभ की सफाई, विदेशी कंपनियों से नहीं कोई नाता। कॉल ड्रॉप जुर्माने को लेकर सरकार ने दिए नरमी के संकेत। मामले पर टेलीकॉम रेगुलेटर से होगी बैठक, लेकिन ट्राई नरमी के मूड में नहीं। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। सतीशा बैनर्जी आत्महत्या केस में बॉयफ्रेंड राहुल राज गिरफ्तार। आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। इंडियन ट्रेडिंग लीग के विजेताओं का ऐलान। बेस्ट ट्रेडर बने चैतन्य जायसवाल, जीता 1 करोड़ का इनाम। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार के साथ। आज आई क्रेडिट पॉलिसी में दरें 4.25% कम हुई हैं, लेकिन राजन की पॉलिसी से बाजार की मुरीद पूरी नहीं हुई। सेंसेक्स 516 पॉइंट आज टूटकर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी भी आज 7,600 के करीब आ गया। बाजार का पूरा हाल जानने के लिए जुड़ते हैं हमारी सहयोगी हर्षदा सावंत से। हर्षदा, ये बताएं कि बाजार में हमने आज चौतरफा गिरावट देखी है, लेकिन इसके पीछे क्या वजह रही? भारतीय बाजारों में जो नुकसान आज देखने को मिला है या फिर जो सेल ऑफ आया है, उसका जो पहला कारण था वो ग्लोबल मार्केट्स में भारी बिकवाली। आप देखिए, एशिया में काफी कमजोरी देखने को मिली थी। 1.5 से 2% का नुकसान देखने को मिला था। इसके साथ ही यूरोपीय बाजार भी कमजोर खुले। 2 से 2.5% का नुकसान उधर बनता हुआ दिखाई दिया था और डाउ जोन्स से भी खराब संकेत ही मिल रहे थे। इसके अलावा आरबीआई ने सिर्फ जो 4.25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है, उस खबर पर बाजार में सेल ऑफ आया। ये बाजार में फैक्टर्ड इन था। अगर 50 बेसिस पॉइंट का हाई का कट आता तो शायद बाजार में एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई देती। कहां पर ज्यादा बिकवाली का दबाव देखने को मिला है तो बैंकिंग, इंफ्रा, मेटल और ऑटो शेयर सबसे ज्यादा गिरे हैं आज। और अगर आप वायदे बाजार की पोजीशंस देखें तो अच्छी बात नहीं देखने को मिली है। 7,800 के कॉल पर हमने देखा है काफी ज्यादा बिकवाली होती हुई दिखाई दी, यानी कि ज्यादातर जानकार यही कह रहे थे कि 7800 के पार निकलना फिर से मुश्किल लगने लगा है। और पुट में हमने देखा 7600 का पुट काफी ज्यादा एक्टिव था और वही हुआ। 7600 पर जाकर निफ्टी टिका लगभग 155 अंकों की गिरावट के साथ। और सेंसेक्स में हमने देखा 25,000 का साथ इसने छोड़ा और यहां पर 500 पॉइंट से ज्यादा का नुकसान। बिगर कल्प्रिट आज बैंक निफ्टी था। लेकिन हर्षदा, बाजार में जिस तरह से हमने आज कारोबार देखा, ये बताया कि किन स्टॉक में सबसे ज्यादा एक्शन रहा? बैंकिंग काउंटर्स में सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली है, क्योंकि यहां पर लोगों को बस इंतजार था एक मौके का फिर से सेल ऑफ करने का, क्योंकि पॉलिसी तक हमने देखा था काफी ज्यादा तेजी की पोजीशंस वैसे ही इस पूरे पैक में आई थी। छोटे बैंक्स में ओबीसी, कैनरा, यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक जैसे काउंटर्स काफी पिटे, 6% का नुकसान। लेकिन दिग्गजों में आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे ज्यादा आज कमर तोड़ी है बाजार की। अदानी ग्रुप एक और वीक विकेट पर 6 से 7% से ज्यादा का नुकसान पोर्ट और एंटरप्राइजेस में देखने को मिला है। आज के सत्र में निफ्टी को गिराने का काम किया। टेलीकॉम में भारतीय एयरटेल ने, टाटा मोटर्स का डीवीआर, भेल, कोल इंडिया, एनटीपीसी, तो चौतरफा बिकवाली आप कह सकते हैं साफ दिखाई दी। इंफ्रा कंपनियों के लिए एक बेहद खराब सत्र, यहां से 4 से 7% का नुकसान देखने को मिला। ये कंपनियां काफी तेजी में थी पिछले 2 हफ्तों में। मिड कैप में गिरने वाले स्टॉक्स में आप देखिए सद्भाव इंजीनियरिंग, एक्साइड, सिंटेक्स, बॉम्बे डाइंग, ये सारे ट्रेडर फ्रेंडली काउंटर्स हैं और यहां पर हमने देखा बिकवाली का दबाव हावी था। हैवी वेट्स में ज्यादा कुछ गेनर्स है नहीं आज, लेकिन मिड कैप में थोड़े से काउंटर्स थे जिसमें तेजी देखने को मिली। एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग्स, बायोकॉन, तलवलकर आखिरी 1 घंटे में तेजी दिखाने में कामयाब। अजंता फार्मा और रैलिस में हमने देखा कुछ एक पुल बैक देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल भारतीय बाजारों का मूड खराब ही था। शुक्रिया हर्षदा इस पूरे मार्केट राउंडअप के लिए। और आगे बढ़ते हैं और अब बात आज आई क्रेडिट पॉलिसी की। आपका कर्ज जल्द ही सस्ता होने वाला है। आरबीआई ने उम्मीद के मुताबिक रेपो रेट 4.25% घटाने का फैसला किया है। अब रेपो रेट घटकर 6.5% हो गया है, जो जनवरी 2011 के बाद सबसे निचले स्तर पर है। लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए रघुराम राजन ने एक और अनोखा फैसला लिया है। अब रेपो रेट और रिवर्स रेपो के बीच फर्क सिर्फ 0.5% का रहेगा, यानी रिवर्स रेपो रेट 4.25% बढ़कर 6.5%, यहाँ पर 6% बढ़कर हो गया है। और रिवर्स रेपो पर ही बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रखते हैं। यही नहीं, आरबीआई ने एमएसएफ दर जो है वो 0.25% घटाकर 7% कर दी है।
Because of the MCLR, we actually already have a rate cut of 25 basis points to 50 basis points before the policy. And as this winds its way through the MCLR over the next few months, you'll have more of a rate cut. So don't look at it as 25 basis points. Look at the composite of measures. They all add up. And borrowing rates are coming down significantly in this economy. तो रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि आगे ब्याज दरों में कटौती के लिए बेहतर मॉनसून और महंगाई में नरमी बने रहना जरूरी है. The monetary policy stance remains accommodative. Going forward, we will be looking for further monetary room in signs of good monsoon, further readings of low headline inflation, indications of softening in core inflation, and further evidence of transmission of rate cuts. एसबीआई के एमडी रजनीश कुमार ने कहा है कि बेस रेट से एमसीएलआर का एक नया फॉर्मूला स्टार्ट हुआ है और अगर बैंक डिपॉजिट रेट घटाते हैं तो इसका फायदा ग्राहकों को सीधे मिलेगा. अभी बेस रेट से एक नया रजीम शुरू हुआ है एमसीएलआर का, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट, और उसका एक सेट फॉर्मूला है जिसमें कि आपके जो डिपॉजिट रेट्स हैं अगर वो बैंक्स कट करते हैं तो वो कट एमसीएलआर मैकेनिज्म के थ्रू पास ऑन हो जाएगा. और जो एमसीएलआर डिटरमिन होता है उसमें मार्जिनल कॉस्ट भी ली जाती है और एवरेज कॉस्ट का भी कंपोनेंट है और रिटर्न ऑन नेटवर्क का कंपोनेंट है. तो इन ए वे इट इज ए वेटेड एवरेज विच कम्स इन. उधर बैंकों ने आरबीआई के कदम के बाद लोन सस्ता करने के संकेत भी दे दिए हैं. हालांकि बैंक अभी ये साफ तौर पे नहीं कह रहे हैं कि लोन कितना सस्ता होगा. मेरे हिसाब से तो इट इज एग्जैक्टली द वे वन वुड हैव एक्सपेक्टेड. देयर वाज सम पॉसिबिलिटी ऑफ अ 50 basis points cut in, but I think more important than just reducing interest rate was to infuse liquidity in the system or to indicate the measures that would be taken to infuse liquidity in the system. So the first step is deposit rates come karne. Now to reduce deposit rates, the liquidity is important, and that liquidity, if that is being infused, plus the government has reduced the small scaling rates, it now gives banks the ability to reduce their deposit rates, which will then translate into a lower marginal cost. रिजर्व बैंक ने 24% यहाँ दरें कम की हैं. अगर बैंक इतनी ही दरें कम कर देते हैं तो कितनी ईएमआई कम होगी आपकी, समझने के लिए चलते रिसर्च एनालिस्ट पूजा त्रिपाठी के पास. पूजा, यहाँ पर 1/4% यहाँ पर कर्ज सस्ता होने से अब ये समझाए कि ईएमआई का बोझ हमारी जेब पर से कितना कम होगा. जी, अगर उदाहरण ले एक होम लोन का, और अगर 9.75% के रेट पर आपने करीब 20 लाख का होम लोन लिया है 20 सालों के लिए, तो वहां पर आपकी ईएमआई करीब 8,970 रुपए की बनेगी. लेकिन आज जो कटौती हुई है 25 बेसिस पॉइंट की, उसमें आपके जो ईएमआई है उसमें कमी आएगी, क्योंकि अगर आप 9.5% के रेट पर अगर आप होम लोन लेंगे तो वहां पर आपको ईएमआई करीब 8,600 रुपए की होगी. यानी कि प्रति माह 327 रुपए की बचत होगी आज का जो रेट कट हुआ है उसके बाद. तो पूरे साल भर की बात करें तो 3,000 रुपए से ज्यादा की बचत जो ग्राहक होम लोन पर जो ईएमआई देता है वहां पर करीब 3,000 रुपए से ज्यादा की बचत साल भर में देखने को मिलेगी. आगे बढ़ते हैं. कॉल ड्रॉप मामले पर सरकार नया फॉर्मूला ला सकती है. सुप्रीम कोर्ट में आज सरकार ने कहा कि इस मुद्दे पर जल्दी टेलीकॉम मंत्रालय और टेलीकॉम रेगुलेटर की बैठक बुलाई जाएगी. पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं अपने ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय के पास. लक्ष्मण, पहला सवाल आपसे हम यही पूछना चाहते हैं कि कोर्ट में आखिर क्या हुआ है. कोर्ट में कॉल ड्रॉप के ऊपर जो सुनवाई हो रही थी उसमें टेलीकॉम कंपनियों के पक्ष के ऊपर पूरी सुनवाई हो चुकी है और पक्ष सुनने के बाद अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि आपने जो समय समय पर, यानी सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर अपनी टिप्पणी की है और यहाँ पे टेलीकॉम कंपनियों ने जो दलील दी है उस दलील के आधार पर हम कॉल ड्रॉप के नियमों के ऊपर विचार करें कि आगे हमारी रणनीति क्या होगी, फिर हम अपना जवाब बताएंगे. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा था, टीआरए से पूछा था कि क्या वो अपने कॉल ड्रॉप के नियमों पर फिर से दूसरे विकल्प में विचार करने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है. इन सारे सवालों का जवाब अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि यहाँ पे बैठक बुलाएंगे टेलीकॉम मंत्रालय के, टीआरआई के, उसके बाद हम आपको जवाब सौंपेंगे. और ये बैठक बहुत हद तक संभावना है 8 या 9 अप्रैल को होगी और 12 अप्रैल को फिर से सुनवाई होगी इस मुद्दे पर. लेकिन लक्ष्मण, तो क्या इसका मतलब हम ये समझे कि सरकार या ट्राई जो है वो फैसला अपना वापस ले सकती है?
पहली नजर में जिस तरह से बातें कही गई, ऐसा लग रहा था कि कॉल ड्रॉप के ऊपर सरकार कुछ नरमी ले सकती है, अपने फैसले को वापस ले सकती है आंशिक तौर पर, लेकिन हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक टीआरआई अपने फैसले पर अड़ग गया। कॉल ड्रॉप के ऊपर जुर्माने में किसी भी तरह की नरमी के मूड में नहीं है। हां, कॉल ड्रॉप के आकलन को लेकर जो फॉर्मूला है उसमें बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि सरकार यहां पे फंसती इस मुद्दे पर दिख रही है कि कॉल ड्रॉप के ऊपर टीआरआई का जो टेक्निकल पेपर है वो खुद कहता है कि सारे कॉल ड्रॉप के लिए टेलीकॉम कंपनियां जिम्मेदार नहीं है। ऐसे में सारे कॉल ड्रॉप के लिए पेनल्टी टेलीकॉम कंपनियां क्यों दे? इसी जो टेक्निकल पेपर है, इस प्रावधान के, इस टिप्पणी के ऊपर कॉल ड्रॉप के नियमों में समीक्षा का आधार बनता है, लेकिन नरमी की जाएगी इसकी संभावना बिल्कुल नहीं दिख रहा है, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है। शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए लक्ष्मण। और यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं हमारी दूसरी खास पेशकश की ओर। यहाँ विकीलीक्स, स्विस लीक्स के बाद पनामा लीक्स ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। पनामा के कितने राज? टैक्स हेवन देश पनामा की लॉ फर्म मोज़ेक फिनेस्को से लीक हुए पेपर से बड़े नेताओं और उद्योगपतियों की नींद उड़ गई है। भारतीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पनामा पेपर से खुलासा हुआ है कि गुप्त खातों और विदेशी कंपनियों के जरिए बड़े पैमाने पर लेन देन किया गया है। आज पनामा लीक्स की दूसरी लिस्ट जारी की गई है और इस लिस्ट में आज और कौन कौन से नाम आए हैं बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा। डिम्पी, जो दूसरी लिस्ट जारी की गई है भारतीय उद्योगपतियों की, बताएं किन किन के नाम इसमें शामिल हैं? देखिए, पहली लिस्ट भी सनसनीखेज थी, दूसरी लिस्ट भी ये कह सकते हैं कि सनसनीखेज है, क्योंकि क्रॉम्पटन ग्रीव्स से जुड़े हुए दो प्रमोटर गौतम थापर और करण थापर जो पहले क्रॉम्पटन ग्रीव्स में थे, हालांकि अब क्रॉम्पटन ग्रीव्स को छोड़ चुके हैं। गौतम थापर तो अब बल्लारपुर इंडस्ट्रीज बिल्ट को देखते हैं और अब जो करण थापर हैं वो कंपनी अब चलाते हैं, लेकिन पहले क्रॉम्पटन ग्रीव्स के प्रमोटर हुआ करते थे। तो इन्होंने भी टैक्स हेवन के तौर पर ये कह सकते हैं वहां पर कई कंपनीज को खोला है। इनका खुलासा इस बार दूसरी लिस्ट में हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो दूसरा बड़ा नाम था वो गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी का नाम, और उनका भी नाम उनकी पत्नी समेत आया है। और ये कहा गया इस रिपोर्ट के जरिए कि 1994 के अंदर उन्होंने जीए इंटरनेशनल की कंपनी खोली और उस कंपनी का बकायदा नाम तक बदलने के लिए कहा कि आप अदानी से शाह कर दीजिए नाम, लेकिन वो बदलने की पूरी प्रोसेस 2 साल में पूरी हो पाई और नाम तक बदल दिया गया, अदानी से शाह कर दिया गया। तो कुल मिलाकर उनका नाम भी इस बार सामने आया है और उन्होंने एक आदमी को भी अपॉइंट किया था डायरेक्टर, जो कि अदानी पावर ओवरसीज बिजनेस को देखता था। उनका नाम था राकेश शांतिलाल। इसके अलावा देखें तो मेहर सन्स का भी नाम आया है और मेहर सन्स के जो मालिक हैं अश्विनी कुमार, उनका नाम, उनकी पत्नी माला रानी और साथ ही दोनों बेटों का नाम भी आया है कि उन्होंने 1999 में करीब 7 नई कंपनियां खोली हैं टैक्स हेवन के तौर पर। इसके अलावा एक और नाम जो है वह सावा हेल्थ केयर के विनोद रामचंद्रन जाधव का, जिनके कि अहमदनगर और साथ ही बेंगलुरु में हेल्थ केयर के अपने अपने इंस्टीट्यूट है, उनका नाम भी सामने आया। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे नाम थे, जैसे पूर्व क्रिकेटर अशोक मल्होत्रा, मध्य प्रदेश के पूर्व सरकारी कर्मचारी, सबके कुछ नाम थे। जी, तो ये तमाम नाम दूसरी लिस्ट में। शुक्रिया टिम्पी। इधर आरबीआई गवर्नर ने भी कहा है कि इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। We are obviously part of the investigative team that is going to look into these matters. It is important to note that there are legitimate reasons also to have accounts outside. The LRS scheme allows you to take money out. We have to see what is legitimate and what is not legitimate. But that's a process of investigation that will take place. पनामा पेपर्स में अमिताभ बच्चन को लेकर भी खुलासा हुआ है। इस पर अमिताभ ने सफाई भी दी है। क्या कहा है उन्होंने, बताते हैं आपको। जिन कंपनियों का जिक्र हो रहा है उनमें से किसी को वो नहीं जानते, किसी भी कंपनी का डायरेक्टर वो नहीं रहे हैं। हो सकता है मेरे नाम का दुरुपयोग किया गया है और मैंने सारे टैक्स दिए हैं। तो ये सफाई आई है अमिताभ बच्चन की तरफ से। न्यूयॉर्क टाइम्स में 1971 में वियतनाम युद्ध के पेंटागन पेपर के खुलासा यहां पर किया गया और साल 2010 में विकीलीक्स आया। लगभग 1.73 गीगाबाइट के कैबलेट ने पूरी दुनिया में सनसनी पैदा की और पनामा पन्नों ने सबको हैरत में डाल दिया है। लेकिन इस रिपोर्ट को तैयार करना खुद किसी मिशन से कम नहीं था। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 4.8 मिलियन ईमेल, 3 मिलियन डेटाबेस फाइल, 2.1 मिलियन पीडीएफ्स, करीब 2.6 टेराबाइट दस्तावेज को खंगालने के बाद पनामा के राज बेपर्दा हुए हैं। इसके पीछे है 2 साल की कड़ी मेहनत,
पहली बार साल 2014 में एक जर्मन रिपोर्टर को अनजान सोर्स ने टैक्स के मुजरिमों का नाम बताने की बात कही, लेकिन ये कोडेड था। राह आसान नहीं थी। रिपोर्टर और सोर्स दोनों की जान को खतरा था। सच जानने के लिए इनक्रिप्टेड चैनल ही जरिया था। सिग्नल, थ्रीमा जैसे ऐप भी इसमें मददगार हुई। जब भी सोर्स और पत्रकार चैट करते तो दोनों एक दूसरे की पहचान करने के लिए कोई बेतुका सवाल और बेतुका जवाब देते। जब जर्मन पत्रकार को काफी डेटा हासिल हो गया तो उन्होंने ICIJ यानी इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को संपर्क किया। वॉशिंगटन की ICIJ मिशन की तरह इस पर चल पड़ी। एक सर्च इंजन और URL बनाया गया ताकि कोई इस बड़े खुलासे में सेंध न लगा सके। 100 से ज्यादा मीडिया हाउसेस के बीच सारे ईमेल और चैट इनक्रिप्टेड होती थी। भाषा अगर दीवार बनती तो इसे भी पत्रकारों की टोली ने खत्म कर दिया और फिर पर्दाफाश हुआ अमीरों और ताकतवर लोगों का बड़ा खेल। ब्यूरो रिपोर्ट। और यहाँ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हैचबैक कारों के बाजार में मचेगी और हलचल। पूरी खबर ब्रेक के बाद। दलितों और महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट स्टैंड अप इंडिया का आगाज किया। योजना के तहत SC, ST और महिला उद्यमियों को बिजनेस के लिए लोन दिया जाएगा। इसके तहत 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के लोन मिलेंगे। हर बैंक ब्रांच को कम से कम इस कैटेगरी में 2 लोन देने होंगे और स्कीम के तहत कारोबारी को डेबिट कार्ड दिया जाएगा जिससे वो काम के लिए पैसे निकाल पाएगा। समाज का जो आखिरी छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसको आगे आने का अवसर मिलना चाहिए। उसको किसी की कृपा पर जीने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए। अगर वो अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से साहस करने को तैयार है, बुद्धि है, क्षमता है, अगर थोड़ी सी भी सुविधा हो जाए तो वो एक नई भव्य स्वप्नों को साकार करने वाली अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकता है। और उसी एक विचार में से ये स्टैंड अप इंडिया की कल्पना आई। तो स्टैंड अप इंडिया के आगाज के मौके पर प्रधानमंत्री ने 551 लोगों को ई रिक्शा बांटे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ई रिक्शा बिजनेस के साथ साथ इको फ्रेंडली भी है। हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय की ये खास रिपोर्ट देखिए। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत SC, ST और महिलाओं को कर्ज दिया जाएगा 10 लाख रुपए से लेकर 100 लाख रुपए तक। इस कर्ज की खास बात यह है, इसमें न सिर्फ कारोबार शुरू करने के लिए कर्ज दिया जाएगा बल्कि वो अपने कारोबार को बढ़ा भी सकते हैं और साथ ही साथ कारोबार की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, मार्केटिंग की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। हर बैंक को लक्ष्य दिया गया है कि वो अपने हर ब्रांच में 2 ऐसे लोगों को स्टैंड अप इंडिया के तहत कर्ज दे ताकि स्टैंड अप इंडिया का फैलाव, इसका विस्तार देश के हर कोने कोने तक पहुंच सके। लक्ष्मण रॉय, नोएडा। हम आगे बढ़ते हैं। अब आप 100 मिनट में दिल्ली से आगरा की दूरी तय कर सकेंगे। देश की पहली सेमी हाई स्पीड गतिमान एक्सप्रेस आज पटरी पर उतर आई है और रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की। गतिमान एक्सप्रेस दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से आगरा कैंट के बीच दौड़ेगी। कैसी है ये ट्रेन, जानने के लिए इसमें सफर किया हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। यह है देश की सबसे तेज रफ्तार ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस। कुल 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली, इसे हाई स्पीड तो नहीं लेकिन सेमी हाई स्पीड ट्रेन जरूर कहा जा रहा है। दिल्ली से आगरा ये आपको सिर्फ 100 मिनट में पहुंचा देगी और ये ट्रेन आज अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार है और इसकी इस यात्रा में हम भी इसके साथ होंगे। रफ्तार के अलावा इस ट्रेन में और भी कई सारी खासियत है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ट्रेन के अंदर चलते हैं। तो हम गतिमान एक्सप्रेस के अंदर आ गए हैं और जो पहली चीज आप इसके बारे में नोटिस करेंगे वो है इसका इंटीरियर डिजाइन, जो बिल्कुल किसी फ्लाइट केबिन की तरह बनाया गया है। सीटें भी वैसी ही डिजाइन की गई हैं, ऊपर सामान रखने की स्पेस भी वैसी है। तो अगर आप फ्लाइट का एक्सपीरियंस एक ट्रेन में पाना चाहते हैं तो आप गतिमान एक्सप्रेस में आ सकते हैं। काफी अच्छी सर्विसेज हैं, काफी अच्छी फैसिलिटीज है एंड अनएक्सपेक्टेडली बहुत अच्छा था, ऐसा सोचा नहीं था तो अपेक्षाओं से काफी ज्यादा मिला, तो बहुत खुशी हो रही है और अच्छा लग रहा है। गतिमान एक्सप्रेस अभी 160
160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। पूरे कोच में शहनाई की धुन है और माइक्रो बूस्टर्स लगाए गए हैं, जिसकी वजह से हल्की हल्की भीनी भीनी सुगंध पूरे कोच में। और जो सबसे खास बात है गतिमान एक्सप्रेस के बारे में वो है पहली बार भारतीय रेल में रेल होस्टेस का कॉन्सेप्ट लाया गया है। और हम बात करते हैं रेल होस्टेस से, उनकी किस तरह का एक्सपीरियंस है उनका और किस तरह की ट्रेनिंग मिली है। आप बताएं किस तरह की ट्रेनिंग मिली है आपको और किस तरह का पहला अनुभव है आपका? इसी ट्रेन में ही पहला मेरा एक्सपीरियंस है, कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं है। पहले से हम लोग ट्रेंड है इस चीज के लिए, सर्विस के लिए हम लोग पहले से ट्रेंड है। तो यहाँ जो खाना आप लोग सर्व करते हैं किन किन चीजों का ख्याल रखते हैं, कितनी वैरायटी है खाने में और क्या क्या देते हैं आप? सर 3 तरह की मेन्यू है यहाँ पर, और जिसमें 2 वेज और 1 नॉन वेज ऑप्शन है। इसके अलावा जो हमारे पास जो इक्विपमेंट दिया हुआ है उस इक्विपमेंट का जो टेम्परेचर है वो फूड सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से है। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन में सर्विसेज भी काफी अच्छी रही अब तक हमारी, और उम्मीद करते हैं कि देश के बाकी हिस्सों में भी इस तरह की कोशिशें इंडियन रेलवेज आगे भी करता रहेगा। रोहन सिंह, आगरा। तो ये बात हुई गतिमान एक्सप्रेस की, लेकिन रेलवे से मुंबईकरों को इस गर्मी के मौसम में थोड़ी राहत मिल सकती है। चेन्नई में बनी देश की पहली लोकल एसी ट्रेन मुंबई पहुंच गई है, जिसे ट्रायल रन और कई स्तरों पर चेकिंग होने के बाद आम जनता के लिए चलाया जाएगा। जल्द ही इसका हार्बर लाइन पर ट्रायल होने की खबर है। फिलहाल रेलवे की ओर से समय का खुलासा नहीं किया गया है। 54 करोड़ की लागत से बनी इस ट्रेन में कोई विशेष डिब्बा नहीं होगा, हालांकि महिलाओं के लिए 2 डिब्बे आरक्षित होंगे। महाराष्ट्र में एफडीए ने 325 करोड़ की सिगरेट जब्त की है। कल राज्य भर में छापेमारी कर एफडीए यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने सिगरेट के उन पैकेट्स को जब्त कर लिया है जिन पर नए नियमों के मुताबिक चेतावनी तस्वीर नहीं छिपी थी, और नए नियमों के मुताबिक सिगरेट के डिब्बों के 85% हिस्से पर चेतावनी तस्वीर छापना जरूरी है। सबसे ज्यादा 110 करोड़ मूल्य की सिगरेट पुणे डिवीजन में पकड़ी गई है। कोंकण डिवीजन की बात करें तो इसमें 103 करोड़ की सिगरेट जब्त की गई है, और वार्निंग के नए नियम 1 अप्रैल से लागू हो गए हैं, लेकिन इसके विरोध में सिगरेट कंपनियों ने पहले से ही प्रोडक्शन बंद कर रखा है। देश में छोटी हैचबैक कारों के बाजार में और हलचल होने वाली है। हुंडई ग्रैंड i10 और मारुति सिलेरियो को कड़ी टक्कर देने के लिए टाटा मोटर्स कल टियागो लॉन्च करने जा रही है। तो क्या टियागो अपने कंपेटिटर्स को टक्कर दे पाएगी? देखते हैं सीएनबीसी आवाज की एक खास ओवरड्राइव की रिपोर्ट। लंबे इंतजार के बाद टाटा की टियागो लॉन्च होने जा रही है। वैसे कंपनी ने इस कार को दिल्ली ऑटो एक्सपो में जीका के नाम से पेश किया था, लेकिन जीका वायरस की वजह से टाटा को इसका नाम बदलना पड़ा। ये कार इंडिका की जगह लेगी। कंपनी ने टियागो की बुकिंग पिछले महीने ही खोल दी थी, लेकिन कीमत का खुलासा नहीं किया था। रिस्पांस कैसा मिला है इस पर कंपनी ने कुछ नहीं कहा है। टियागो में पेट्रोल के साथ साथ डीजल इंजन का भी ऑप्शन है। इसमें जो डीजल वेरिएंट है उसमें टाटा ने 1.05 लीटर का रेवो टॉर्क इंजन लगाया है पहली बार, और ये 70 PS पावर देता है। जबकि टियागो के पेट्रोल वेरिएंट में 3 सिलेंडर वाला 1.2 लीटर इंजन है जो 85 bhp पावर जनरेट करता है। टॉर्क 114 न्यूटन मीटर का मिलता है। यानी टियागो का पेट्रोल वेरिएंट मारुति सिलेरियो और ग्रैंड i10 के लिए कड़ी चुनौती खड़ी करेगा। सेफ्टी के मामले में भी टाटा टियागो में फ्रंट एयरबैग, ABS और EBD जैसे फीचर्स मिलते हैं, लेकिन टाटा की ये नई पेशकश एक ऐसे सेगमेंट में आ रही है जहां कस्टमर बहुत ही प्राइस सेंसिटिव होता है, और ये बात टाटा खूब समझती है। उम्मीद है कि टियागो की कीमत काफी कॉम्पिटिटिव रहेगी। समरजीत सिंह भंद्राल, मुंबई। गाड़ियों के बाद बात करते हैं स्मार्टफोन की। स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी वीवो ने अपने V सीरीज फोन को लॉन्च किया है, और इस सीरीज के पहले 2 फोन V3 और V3 मैक्स आज वीवो ने दिखाए, जिनकी कीमत लगभग 17,980 रुपए और 23,980 रुपए है। वीवो 3 में 5 इंच का HD डिस्प्ले है और 3 GB रैम दी गई है। वहीं वीवो 3 मैक्स में 5.5 इंच का HD डिस्प्ले और 4 GB रैम दी गई है। कैमरा के लिहाज से दोनों ही फोन में पीछे जो है कैमरा 13 मेगापिक्सल का दिया गया है, और आगे की तरफ 8 मेगापिक्सल कैमरा है। वीवो के इन 2 फोन की खासियत ये है कि इनमें क्विक चार्ज टेक्नोलॉजी और डुअल चार्जिंग इंजन दी गई है, जिससे फोन दोगुना तेज चार्ज होता है। और बाजार में ये फोन कब उतरेंगे अभी इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है।
सीएनबीसी आवाज पर इंडियन ट्रेडिंग लीग का विजेता चुन लिया गया है। इंडिया के बेस्ट ट्रेडर का खिताब चैतन्य जायसवाल को दिया गया है। ट्रेडिंग लीग के विजेता बने चैतन्य को 1 करोड़ रुपए की इनामी राशि दी गई है। वहीं इंडिया का बेस्ट इन्वेस्टर विशेष विजयवर्गीय को चुना गया है और विशेष को 5 लाख रुपए का कैश इनाम दिया गया है। इसके अलावा इंडिया के बेस्ट कमोडिटी ट्रेडर मोहम्मद पुलिस बने हैं। मोहम्मद को 10 लाख रुपए का इनाम दिया गया है। महिला ट्रेडर में इंडिया की बेस्ट महिला ट्रेडर ज्योति खुशवाहा बनी है और दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में मार्केट और कमोडिटी बाजार से जुड़े कुल 9 इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को सम्मानित किया गया। और यहां पर सैमको के साथ मिलकर सीएनबीसी आवाज ने जब इंडियन ट्रेडिंग लीग शुरू किया तो इस मुकाबले में देश के कोने कोने से ट्रेडर्स और निवेशकों ने भाग लिया। इंडियन ट्रेडिंग लीग समारोह के चीफ गेस्ट परिवहन मंत्री नितिन गडकरी थे। उन्होंने कहा कि शेयर बाजार से और ज्यादा लोगों की जरूरत है। हमारे कैपिटल मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट आम जनता करेगी तो रिटर्न्स भी मिलेंगे और देश के विकास के लिए भी उसका बहुत बड़ा उपयोग हो सकता है। मैं विशेष रूप से अभिनंदन करूंगा मोदी जी का कि उन्होंने इस बहाने काफी लोगों को, जो उन्होंने स्टैटिस्टिक मुझे बताया, काफी लोगों को इस व्यवसाय की तरफ आकर्षित भी किया है और काफी लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने इसने अपने करियर की शुरुआत की है, उन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस भी किया है। इसी के साथ आवाज है टाइम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार।